आज हम समझेंगे कि इतना बड़ा एम्पायर, इतना समृद्ध एम्पायर था मुगल एम्पायर, और वो किस तरीके से डूब गया। तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रभावी एम्पायर था उसमें से जो एक एम्पायर था वो था मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का इतना प्रभाव था कि वो पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक वो फैला हुआ था, और इतना समृद्ध एम्पायर था। उसके बावजूद वो फेल कर गया, उसका सिस्टम फेल कर गया। कहने का मतलब है कि कोई भी एक गांव में एक मान लो कि कोई बहुत पहुंचा हुआ है, और उसके पास एस यू वी है, उसके पास रेंज रोवर है, उसके पास हाथी है, उसके पास घोड़े हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन एक टाइम के बाद, एक समय आने पर वो अपने सारे संसाधनों को डुबा देता है। तो इसके पीछे का कारण जानना है हमें। हमें यह समझना है कि ऐसा क्या हुआ कि उसका रेंज रोवर गायब हो गया, उसका हाथी घोड़ा सब खत्म हो गए। इसके पीछे का क्या रीजन था? इसके पीछे का रीजन क्या था कि वो एम्पायर जो नॉर्थ से साउथ तक, जिसका डंका नॉर्थ से साउथ तक बजता था, जिसका डंका ईस्ट से वेस्ट तक बजता था, उसका जो वो सूर्य अस्त हो गया। इसके पीछे का क्या कारण था, क्या लॉजिक था? उसके पीछे जो कारण था वो हम आज समझते हैं कि मुगल एम्पायर आखिर में उसका पतन कैसे हुआ। इतना बड़ा एम्पायर था लेकिन फिर भी वो धराशायी हो गया, कुछ कारणों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से। तो हमें ध्यान रखना है कि मुगल एम्पायर मुगल एम्पायर का पतन, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ। गांव में एक बहुत बड़े सेठ थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, उनके पास गाय थी, उनके पास हाथी थी, उनके पास रेंज रोवर थी, उनके पास कई आलीशान जो है वो गाड़ियां थी, उनके पास कई बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। लेकिन एक टाइम आने के बाद, समय के साथ उनकी प्रॉपर्टी सब गायब हो गई, उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथों से निकल गई। तो तो ध्यान दे देना है कि देखो, कितनी भी प्रॉपर्टी हो, अगर तुम उसको मेंटेन करके नहीं रख पाओगे ना, अगर उसको बैलेंस करके नहीं रख पाओगे तो वो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जानी ही है। वो प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ में नहीं रहने वाली है। अगर उसका केयर नहीं करोगे तो फिर वो चली ही जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन भी हुआ था। मुगल साम्राज्य में सबसे जो महत्वपूर्ण था, जो पतन हुआ, तो यहाँ पे जो इनके पुत्र थे, राजाओं के जो पुत्र थे, वो ऐसे नहीं थे कि वो क्वालिफाइड थे। अब जैसे मान लो कि कोई भी एक गांव में बहुत बड़ा अपने आप को सेठ समझ रहा है, उसने बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया। अब दिक्कत ये थी कि उस एम्पायर को चलाने के लिए उसके बेटे ने कुछ सीखा पढ़ा नहीं था, एकदम मस्त मौला आदमी था, एकदम घूम रहा था कि ठीक है, पिताजी की बात तो हमारा ही है, सब हम जो है वो डील कर लेंगे, देख लेंगे। वो समझा था नहीं कि किस तरीके से हमें इन सभी चीजों को, जो हमारे पिताजी विरासत में हमको दे के गए हैं, हमारे पिताजी ने हमको यह विरासत में दिया है, तो हमको इसको डील करना है, उसको किस तरीके से और बेहतर करना है, उसको संजोए रखना है, उसको बचा के रखना है, और उसको फैलाना है। तो इन सभी चीजों को वो बच्चे नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से जो क्वालिफाइड थे, देखो, प्रॉब्लम ये थी कि राजा लोग जो थे, राजाओं के साथ में एक प्रॉब्लम थी कि जो उनके बच्चे थे ना, वो क्वालिफाइड नहीं थे, और बच्चों के बीच में लड़ाइयां होती थी कि सत्ता पे कौन बैठेगा। सत्ता पे जो बैठता था वो क्वालिफाइड नहीं रहता था। तो सबसे बड़ी बात थी कि जो परिवार था, परिवार के बीच में झगड़ा, परिवार के बीच कॉन्फ्लिक्ट, परिवार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था कि कौन राजा बनेगा। परिवार के बीच जब परिवार के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता था, और यहाँ पे जीतता वही था जो अनक्वालिफाइड होता था।
सीधी सी बात है, यहाँ पे जो जो राजा बनता था वो उस लायक रहता नहीं था। और जब राजा उस लायक नहीं रहेगा, कोई भी राज्य हो, अगर उस राज्य को चलाने के लिए राजा ढंग का नहीं होगा, तो उस राज्य का तो फिर बेड़ा गर्क ही होना है, उस राज्य को तो डूबना ही डूबना है। और कुछ इसी प्रकार से मुगल साम्राज्य में भी हुआ। औरंगजेब के जाते ही औरंगजेब के जाते ही जो शासक बने, जो रूलर बने ना, वो योग्य नहीं थे। वो उतना योग्य नहीं थे कि वो एक राज्य को, अपने एम्पायर को बना के रख सके। वो उतना क्वालिफाइड नहीं थे। प्रॉब्लम ये थी, सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन संघर्ष वही लोग कर रहे थे जो क्वालिफाइड नहीं थे। दिक्कत ये थी, राज परिवार में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम थी कि ग्रुप बना था। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जो ग्रुप बना था, ग्रुपिज्म भी बना था। ग्रुप का मतलब क्या? अब मान लो कि कोई एक राजा है, उसके चारों तरफ कुछ लोग होंगे जो उसको एडवाइस कर रहे होंगे कि तुम ऐसा करो, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में ऐसा करो, उस सिचुएशन में ऐसा करो। तो वो राय देते हैं और सब यह चाहते हैं कि राजा की नज़र में हम जो है वो ज़्यादा प्रभावी बने रहें। अलग अलग ग्रुप था और राजा साहब थे, और जब ग्रुप था तो सब यह चाहते थे कि इस ग्रुप से मैं जो ज़्यादा प्रभावी बनूं, और इसी कारण से उनमें मतभेद होता था। जब ग्रुपिज्म था तो मतभेद होता था, मतभेद होना स्वाभाविक है। और मतभेद के चलते मनभेद भी हो जाता था। अब जब मनभेद हुआ, ये दो चीजें हुई, तो अब इसकी वजह से ये जो ग्रुप बना था वो कई बार ऐसी चीजें भी करते थे जो इनके राज्य के हित में नहीं था। ग्रुप 1 मान लीजिए और ग्रुप 2 मान लीजिए। ग्रुप 2, ये ग्रुप 1 ने एक काम किया इस एम्पायर के लिए, मुगल साम्राज्य के लिए एक ऐसा काम किया जिससे इनको फायदा हो सकता था। लेकिन ग्रुप 2 ने कुछ ऐसा किया जिससे इनको फायदा नहीं होगा, इनको नुकसान हो सकता था। लेकिन इनका फोकस जो था, इनको फायदा या नुकसान पहुंचाना नहीं था। इसका फोकस था कि इसको नुकसान हो जाए, भले मुझे फायदा हो या नुकसान हो। जैसे आज का पाकिस्तान है, आज के पाकिस्तान को कहो कि अगर कुछ हम चलो मिलके करते हैं और जिससे हम दोनों को फायदा हो सके, तो पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, लेकिन यह नहीं मान सकता, यह नहीं कर सकता है कि उसकी वजह से इंडिया को फायदा हो सके। भले ही उसका फायदा हो रहा हो, लेकिन वो इंडिया का फायदे में अपना रोल नहीं निभाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई काम नहीं करेगा, ऐसी कोई गतिविधि में वो मिलेगा ही नहीं, ऐसे कोई काम में वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। वो भले अपना नुकसान करा लेगा, लेकिन वो भारत का हित नहीं होने देगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये भाई साहब थे, ये ग्रुप 2 वाले थे। ग्रुप 2 का मानना था कि भले मेरा नुकसान हो जाए वो चलेगा, लेकिन ग्रुप 1 का नुकसान तो होना ही चाहिए। ग्रुप 1 का नुकसान होना ही चाहिए, भले मेरा नुकसान हो जाए। तो इस प्रकार से ग्रुप भी बने हुए थे कि देखो भैया, कुछ भी करना है, लेकिन हमें इसको नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। पहला था परिवार के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, दूसरा था ग्रुप बना हुआ था, और तीसरा था मॉडर्न वेपन की कमी थी। मॉडर्न वेपन था ही नहीं, वेपन का कोई मतलब ही नहीं था वहां पे। जो मॉडर्न वेपन का कोई समस्या, कोई उसमें व्यवस्था की ही नहीं गई थी। सैनिकों को लेके कोई डिसिप्लिन था ही नहीं। अब जब डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है अराजकता तो फैलेगी ही। वेपन भी नहीं रहेगा, तो वेपन नहीं है, फिर जो डिसिप्लिन नहीं है, सैनिकों में यूनिटी नहीं है। अब यूनिटी नहीं होगा तो फिर वो फैलाव तो होगा ही। अब किसकी माने किसकी नहीं माने, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जो ये ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर भी तो ये होगा ना कि भैया एक ग्रुप बन गया तो ग्रुप के अंदर भी सैनिक रहेंगे, और वो सैनिक इस ग्रुप की बात मानेंगे ना, न कि उस राजा की बात मानेंगे। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जो ग्रुप था
वो यह नुकसान पहुंचाने में जो है बहुत बड़ा रोल निभाता था। और ध्यान ये रखना है कि मॉडर्न वेपन तो था ही नहीं, मॉडर्न वेपन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब ही नहीं है। जब सैनिक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो फिर स्ट्रेटेजी का कोई मतलब ही नहीं है। और प्लस जो वो इनके साथ ये भी होता था कि जो बाहरी आक्रमण थे ना, वो बाहरी आक्रमण भी होता रहता था। इनको जो है वो कुछ टाइम टाइम पे जो है वो प्रॉब्लम जो बाहर से आती रहती थी, बाहर से इंजेक्ट होते रहते थे। बाहर से कुछ लोग थे, जैसे नादिर शाह थे, अहमद शाह अब्दाली थे, ये लोग ईरान से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। ये लोग लूटने के इरादे से आते थे भारत को, और ये लूट के भी जाते थे। ऐसा नहीं था कि उनको उनको ये लोग रोक पाते थे, रोक नहीं पाते थे। ऐसा ऐसा नहीं था कि ये लोग रोक लेते थे उनको, नादिर शाह को, अहमद शाह अब्दाली को, इन दोनों को रोक नहीं पाते थे ये लोग। लेकिन अब वही बात है कि अब इसकी वजह से ये लोग कमजोर होने लगे थे, इनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही कमजोर होने लगी थी। औरंगजेब के जाते ही इनकी जो परिस्थिति थी, इनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। यही यही मुख्य कारण थे। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि जब तुम्हारा जो वो बाहर से भी आक्रमण हो रहा है और तुम कमजोर हो रहे हो, तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक एक वो होते हैं जो बाहर से अटैक कर रहे थे, दूसरे वो होते हैं जो तुम्हारे घर में हैं, घर में हैं, घर के लोग हैं, और वो यह अवसर खोज रहे हैं कि मुझे जब अवसर मिलेगा तो मैं निपटा दूंगा, और मैं पूरा जो है वो शासन को हथिया दूंगा। उस टाइप के लोग थे। जैसे जैसे कई लोग थे जो पहले मुगल सेना में थे, और उन लोगों ने जब यह देखा कि जो मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा है, मुगल एम्पायर का जो वो एक वर्चस्व था वो कायम अब नहीं है, तो उन्होंने अपना अलग अलग राज्य घोषित करना शुरू कर दिया था। तो दो टाइप के लोग हो गए। एक तो पहले वो जो शुरू से ही मुगल का विरोध कर रहे थे, एक वो जो मुगल के साथ थे, लेकिन जैसे ही मुगल धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया, तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधा और अपना एक अलग राज्य बनाने का शुरू कर दिया। जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि गांव में बंटवारा बंटवारा होता है कि भैया अब मैं तुम्हारे से जो है वो मेल जोल नहीं हो रहा है, तो अब एक काम करते हैं कि अब हम बंटवारा कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब समझ में आ गया कि अब जो मामला सही नहीं है, अब हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, अब पिताजी नहीं रहे, अब हम अलग हो सकते हैं, तो आवाज उठानी शुरू हो गई कि अब भैया हमारे लिए भी एक अलग राज्य चाहिए। तो बात समझ में आई। तो बात में यह ध्यान रखना है कि मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, उसका कारण था कि परिवारों के बीच, राज परिवारों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष रहा, संघर्ष चला। ये लोग भी कई कई बार जो दुश्मना शरारत करते थे कि ये लोग जो है वो, जब ये मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो तब तक तो अंग्रेज आ गए थे। ये लोग जो है वो, इनमें से कई जो परिवार थे, परिवार के जो सदस्य थे, वो जाते थे अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों से हाथ मिला लेते थे, अंग्रेजों से हाथ मिला लेते थे और कहते थे कि तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, ठीक है। तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, तो दोनों साथ में ही जिएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राज परिवार थे वो जाते थे अंग्रेजों के पास, और अंग्रेज भी कई बार आते थे कि ठीक है भैया हम सपोर्ट कर देते हैं और बदले में हमें कुछ कुछ दे देना, तो बदले में तुम भी रख लो अपना जो सिंहासन वगैरह चाहिए। तो अब ये भी मिल जाते थे, इनका भी काम हो जाता था और अंग्रेजों का भी काम हो गया, तो दोनों जो बल्ले बल्ले करते थे। तो ठीक है, तो आज हमने ये पूरा समझा कि हमने यह समझा कि मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर को ध्वस्त करने में उन्हीं के लोगों का हाथ था। कोई बाहर के तो थे, लेकिन जो उनके अंदर के लोग थे, जो कोर सदस्य थे ना, उनका योगदान तो था ही, बहुत ज्यादा योगदान था। सिंपल बात है, बहुत ज्यादा योगदान था। इसकी वजह से मुगल एम्पायर का जो है वो सत्यानाश हो गया था, बाहरी आक्रमण की वजह से हुआ। प्लस यहाँ पे भी लोग जो थे वो, जब मुगल एम्पायर का जो बहुत ज्यादा राइज कर रहा था, तो उस टाइम पे भी कुछ लोग उससे, मुगल एम्पायर से खुश नहीं थे, लेकिन वो डायरेक्टली आ नहीं रहे थे कि हम जो है वो अगर डायरेक्टली जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हमें नुकसान हो जाए। वो वेट कर रहे थे। दो टाइप के शत्रु थे मुगल के। एक तो ये थे कि एक ग्रुप वाले थे, एक तो परिवार वाले थे। दो टाइप के
मुगल के दो टाइप के शत्रु थे। एक परिवार के, ग्रुप के, जो मुगल एम्पायर के साथ में रहते थे। दूसरे वो जो शुरू से जो मुगल एम्पायर का विरोध कर रहे थे। लेकिन मुगल मुगल जो एम्पायर थे ना, वो इनको बहुत हल्के में लेते थे। उनका जो मुगल एम्पायर था, उनका यह मानना था कि देखो भैया, ये जो कर रहे हैं ना, ये सब एकदम चींटी की तरह, अगर एक बार चाहूंगा तो मैं रौंद के चला जाऊंगा। मुगल एम्पायर उनको सीरियस नहीं लेते थे। और ये जो एम्पायर थे, ये जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, वो वेट कर रहे थे कि तुम जो है वो किस दिन कमजोर होगे तो किस दिन हम आएंगे। ठीक है, किस दिन कमजोर होगे तो किस दिन हम आएंगे और तुम्हारे ऊपर जो है वो धावा बोल के तुम्हें पलटी मार देंगे। ठीक है,